तो हेलो। तो आज बात होगी डेटा हैंडलिंग की। बहुत ही इजी चैप्टर है क्लास 9th का, जैसे पता है हमें। तो दो तरीके के होते हैं डेटा। पहला होता है रॉ डेटा, दूसरा होता है टैबुलेटेड डेटा। टैबुलेटेड डेटा टेबल्स की फॉर्म में होता है। इसमें क्लास होते हैं, क्लास मार्क्स निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज का हम देखते ही हैं। पहले बात करते हैं रॉ डेटा की। रॉ डेटा जैसे मैंने मान लिया कोई नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट 26, 25, 20, 22, 23, 21, 20 एंड जिस मार्क्स है, और अगर हम इस मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें तो वो कहलाता है एरे। उसमें क्या कहेंगे, एरे कहलाएगा। और अगर इनके मैं क्लास बना दूँ, सपोज मैंने क्लास बना दिए, मैंने एक तरफ लिख लिया क्लास 15, 20, 20, 25, 35, तो 15 से 20 के बीच में जितने बच्चे हैं उनके दो बच्चे आ रहे हैं। एक आ रहा है 16, एक आ रहा है 19। और 20 से 25 के बीच में चार बच्चे आ रहे हैं, 20, 21, 22, 23। और 25 से 26 के बीच में दो बच्चे आ रहे हैं। ये मैंने उनका यहाँ पर डेटा ले दिया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। और टोटल ऐड करूँगा तो 8 स्टूडेंट आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट। अब इनके मैं क्लास मार्क्स कैसे निकालता हूँ? क्लास मैंने करा अपने आप डिसाइड, फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज़ नोन एज क्लास मार्क्स। ठीक है, 17.5, 22.5, 27.5, यहाँ से क्लास मार्क्स आ गए। फिर मैं एफ एक्स निकाल लूँगा, एफ एक्स और मोड, यहाँ पे एफ एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का मतलब है कि मैं एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 17.5 इंटू 2 और 22.5 इंटू 2 एंड 27 इंटू 4 एंड 27.5 इंटू 2। तो ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ एफ एक्स का सम निकाल लूँगा, इन्हें ऐड कर लूँगा, जो उनका आंसर आएगा उन्हें सबको ऐड कर लूँगा, एफ एक्स आ जाएगा। उससे मैं मीन निकाल सकता हूँ। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये मैं मीन निकाल सकता हूँ। इसे कहते हैं टैबुलेटेड डाटा, टैबुलेटेड डेटा से। और अब पता है क्लास मार्क्स निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, और क्लास रेंज निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं यहाँ से क्लास मार्क्स निकालूँ तो ये सब क्लास मार्क्स हैं, और रेंज निकालूँ अगर तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15, 5। रेंज कितनी आ रही है? 5 आ रही है। सबकी रेंज देखूँगा तो 5 ही आएगी। ठीक है, रेंज इक्वल होती है। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म टैबुलेटेड डाटा। जिनकी रेंज सेम होती है उन्हें यूनिफॉर्म टैबुलेटेड डेटा कहा जाता है। अब रॉ डेटा की बात कर लेता हूँ मैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो रॉ डेटा पे डिपेंड है। रॉ डेटा, मैंने कोई एक रॉ डेटा कंसिडर कर लिया 5, 9, 6, 8, 12, 16, 18, 11, 3 एंड 5। तो मैं इसे पहले क्या करूँगा, इसका मीन निकालूंगा। मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं इसमें अगर मैं यहाँ पर गिनता हूँ तो एन की वैल्यू आएगी 10। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं, 10 वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबको ऐड करूँगा वो मीन आ जाएगा। मीन अगर मैं इसका निकाल लूँगा, सबको ऐड करके और डिवाइड बाय कर दूँगा 10, वो मेरा मीन आ जाएगा। मोड निकालने के लिए क्या करूँगा? जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, जैसे 5 2 बार आए हैं, 2 बच्चों के 5 आए हैं, तो मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मीडियम निकालने के लिए अब मुझे इसे एरे में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है। असेंडिंग ऑर्डर माने जो ऊपर चढ़ने को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, नीचे उतरने को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे आते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मीडियन क्या होगा? मीडियन एरे पे डिपेंड करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले पूरे रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। 3 5 5 6 7 8 9 12 16 18। फिर मीडियम अगर एन इवन है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो मीडियन होगा n बाई 2 एट टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 एट टर्म डिवाइड बाई 2। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2 एट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूँ तो n की वैल्यू आ रही है 10, यहाँ आ रही है n की वैल्यू 10, यानी कि इवन है। तो मैं क्या करूँगा? इसे n प्लस 1 बाई 2 यानी कि 5 बाई 2 एट टर्म प्लस 5 बाई 2 प्लस 1 एट टर्म डिवाइड बाई 2। सॉल्व करूँगा इसे तो 5 बाई 2, सॉरी कितने 10 आएगा ना, 10। एन की वैल्यू कितने 10 है, तो ये हो जाएगा 5th टर्म और 5 5 प्लस 1 6th टर्म
डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से जो एरे में देखेंगे फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स टर्म है, ये दोनों फिफ्थ और सिक्स टर्म हो गई। ठीक है, अगर इसमें देखते तो कुछ और वैल्यू आती, इसलिए हमें पहले से असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 उसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। 7.5 मीडियन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक रिलेशन होती है मीन मोड मीडियन में, वो होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन। ठीक है, यहाँ लिख ले बड़ा बड़ा, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इसकी एक्सप्रेशन याद रखें। अगर हमें कहीं आंसर में मीडियन और मीन गिवन है तो मोड निकाल सकते हैं, मोड और मीडियम गिवन है तो मीन निकाल सकते हैं, मीन और मोड गिवन है तो मीडियम निकाल सकते हैं। अब कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती है डेटा की। पहला आता है बार ग्राफ, दूसरा होता है डबल बार ग्राफ, तीसरा हिस्टोग्राम और फोर्थ पाई चार्ट। तो बार ग्राफ क्या होता है, जो एक क्लास पे डिपेंड करता है। उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास है 2017 में यहाँ पर कितने स्टूडेंट थे, मान लो कुछ स्टूडेंट थे 18 में बढ़ गए, 19 में कम हो गए, फिर 20 में सबसे ज़्यादा हो गए। तो ये इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो बार ग्राफ कहते हैं। डबल बार ग्राफ में दो चीज़ें एक साथ देखते हैं, जैसे मैथ में नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो अब मैं देखूँगा मैथ्स में दो तरह का, एक है थ्योरेटिकल मार्क्स और एक है प्रैक्टिकल मार्क्स, दोनों का एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जिस बच्चे के थ्योरेटिकल मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो ज़्यादा बड़ा होगा, और ये प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए कम। इसके भी देखो ज़्यादा थ्योरेटिकल मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल थोड़े कम है। इसके थ्योरेटिकल मार्क्स कम है लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। दो वैल्यू को एक ही ग्राफ में एक साथ शो कर देना। फिर आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बार ग्राफ की तरह स्पेस नहीं होती, बार ग्राफ बीच में स्पेस होती है। हिस्टोग्राम क्या होता है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से बनाया जाता है। जैसे 20 से 5 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, मान लो यहाँ से मैं लेता हूँ 2 4 6 8 10। तो 20 से 25 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4 है। 25 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। 25 से 35 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, 9 है। और 35 से 30 में फिर 4 है। तो इस तरीके से मैं इसे अगर मिड पॉइंट ज्वाइन कर सकता हूँ तो इससे मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। इसमें स्पेस नहीं होती है, इसमें ये स्पेस होती है बीच बीच में, क्लास अलग अलग होते हैं। इसमें ये क्लास जो होते हैं ये कॉन्टीन्यूस होते हैं, ब्रेक नहीं होता है बीच में। फिर एक और आता है पाई चार्ट। अगर इसे एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में शो कर दूँ, सपोज जैसे 3 थे, क्रिकेट टेनिस और हॉकी, ठीक है, और 40% क्रिकेट खेलते हैं, 25% टेनिस खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं 20%। सपोज मान लेता हूँ टोटल 20 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं, 20 प्लेयर हैं। तो मुझे एंगल निकालना है सेक्टर का, तो मुझे निकालना है, सपोज मान लेता हूँ मैं टेनिस का निकालना है। टेनिस खेलने वाले जो प्लेयर हैं वो 4 हैं, 5 है, सपोज 5 प्लेयर्स हैं। तो मैं देखूँगा इस टेनिस का जो सेक्टर बनेगा उसका एंगल कितना होगा, ये देखना है मुझे, थीटा। तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा का, थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना है, 5 है, और वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 क्या है, टोटल वैल्यू है, इंटू 360 डिग्री। तो 5 से डिवाइड करूँगा, 5 4 20, 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आ रहा है 90 डिग्री, देखो ये आ रहा है 90 डिग्री। अब अगर मुझे अपोजिट गिवन है, मुझे परसेंटेज निकालना है कंपोनेंट की, ठीक है, अब मुझे उल्टा गिवन है और मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखो सिंपल क्या करना है, अब मुझे क्या गिवन है, अब मुझे गिवन है एंगल 90 डिग्री है गिवन है, और मुझे परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट बन रहा है इस सेक्टर का। तो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए क्या लिख देता हूँ, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड, सेंट्रल एंगल कितना है 90, तो थीटा बाय 360 इंटू परसेंटेज 100, 90 4 360 और 25%, कितना आया 25%, आगे नहीं आया 25%। ऐसे ही मैं दूसरे का निकाल सकता हूँ, ठीक है, सबके निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ गई होगी। इस
तरीके से पाई चार्ट डिस्क्राइब होता है। अब आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सिंपल रेशियो होता है। क्या होता है? क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो किसका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज एक क्वाइन है, अब क्वाइन में दो ही होंगे। क्वाइन में देखूँ तो या तो हेड होगा या टेल होगा। तो क्वाइन को टॉस करा मैंने सिंगल टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो या तो हेड टेल में एक ही एक ही आएगी। क्या होंगे नंबर ऑफ? एक ही आएगा टेल, या तो आएगा टेल आ गया। और हैं कितने? या तो हेड या टेल, दो हैं पॉसिबिलिटी, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये भी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अगर दो क्वाइन करता हूँ तो दो क्वाइन की पॉसिबिलिटी 4 बनेगी। या तो हेड हेड बनेगी, या तो हेड टेल बनेगी, या तो टेल हेड बनेगी, या टेल टेल बनेगी। ये 4 बनेंगी। तो मुझे पूछा है पी ओनली वन हेड, एक हेड मतलब होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। तो वो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, हेड टेल और टेल हेड। दो हेड नहीं हो, ओनली वन, तो ये दो बन रही है, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब अगर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड की पूछी है, दो हेड हो, दो हेड एक ही आ रहा है, हेड हेड, तो 1/4। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। क्या पूछा है? हेड और टेल, या तो हेड हो या हो टेल। तो हेड और टेल सभी देखो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सभी में हेड टेल हो गई, 4/4 आ जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है या छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। रेशियो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा नहीं होंगे, इन्हीं का कोई सब पार्ट होगा नहीं होगा। तो 1 से या छोटी होगी या इक्वल होगी। नेक्स्ट देखता हूँ डाइस। डाइस में 6 फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर क्या होंगे? इवन नंबर अगर मैं लिखूँ तो कितने होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन है और टोटल कितने? 6, तो 1/2 हो जाएगी। ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5 होगा, यानी कि 3 है और डिवाइड बाय 6, ये भी आधा होगा। प्राइम नंबर कौन सा होगा? 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, जिनका जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? 3/6, मतलब 1/2। अब आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन होंगे? 4 और 6, और तो कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, तो कितना जाएगा? 2/6, यानी कि 1/2। अब आएगा होल नंबर सारे ही होल नंबर हैं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से इन्फिनिटी, सारे आ रहे हैं होल नंबर, तो कितना हो जाएगा? 6/6, 1। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से इन्फिनिटी, यानी कि 6/6, ये भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम खराब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। सेकंड देखते हैं डाइस। 2 डाइस अगर ले लें, अगर कितने ले लें? 2 डाइस। तो 2 डाइस ले लें तो या तो एक डाइस से 1 आएगा, या 1 आएगा ऊपर, या 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, या 2 1 3 1 4 1 4 1, ये ऐसे करके ये कुछ कितने 36 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 4, 2 और 4, या तो 2 और 4, 2 और 4, 2 भी हो और 4 भी हो। तो 2 भी हो 4 भी हो, तो देखो एक तो ये आ रहा है 2 4, आ रहा नहीं आ रहा है, और एक ये आ रहा है 2 4, 2 ही तो आ रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, यानी कि 2/36, यानी कि 1/80। अब लिखा है 2 और 4, या तो 2 हो या तो 4 हो, 2 हो या तो 4 हो, इसका मतलब 2 हो या तो 4 हो, यानी कि क्या कर रहा है? सारे इसके बारे में पूछ रहा है, सारे 2 होना चाहिए, यानी कि ये देखो, सारे 2 हो तो ये होगा 2, सब में 2 आ रहा है। क्या हो रहा है?
दो आ रहे हैं सामने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये होगा। दो देखो इसमें भी आ रहा है सामने, आ रहा है, लेकिन ये दो हम पहले ही काउंट ये कर चुके हैं, तो 5 ही हो गए, ठीक है। और दो, और देखो 4, देखो 4 इसमें आ रहा है, पूरे में 4 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 4 हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, ये पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो ये भी 5 हो गए, ठीक है। अब देखो 4 कहाँ आ रहा है, अब 4 देखो ये भी पूरे में 4 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। और इसमें देखो 1 और 2 पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 में खाली कितने बचे हैं, 2 काउंट हुए, 4 बचे, ठीक है नहीं है। ये ऐसे देख लो, ऐसे करके कर लो, ये 6 आ रहे हैं, ये भी 6 आ रहे हैं, सबको 6 ले लो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं, है नहीं है, 1 2 2 1, 1 2 3 4, 1 2 6 ही हो गए, 6 7 8, ठीक है, 8 ही हो गए, फिर 9 10 ये हो गए, फिर 10 6 16 ये हो गए, 17 18 19 20, 20 आ रहे हैं, तो ऐसे करे कर लो, जैसे कि 6 6 6 6 कितने होगा, 6 4 24, 24 तो ये होगा। और रिपीट कितने हो रहा है, एक ये रिपीट हो रहा है, एक ये रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, इसे एक 2 बार ले लिया ना 4 को, एक बार माइनस कर दो तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 36, तो 10 डिवाइडेड बाय 18, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सारी एक्सरसाइज निपटाओ और सब इसमें करो, ठीक है। चलो फिर।